पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे ही बरसात का सीज़न आता है, मौसम आता है और मच्छर मक्खियों का प्रकोप बढ़ता है तो जानवरों में एक डिजीज़ होती है, गाय भैंस में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इफिमेरल फीवर के बारे में, जिसको टीडीएस 3 डे सिकनेस डिजीज़ भी बोल देते हैं और इसको कुछ डेंगू बुखार भी बोल देते हैं। तो आज दोस्तों इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों गाय भैंस में होने वाले एफिमेरल जो फीवर है ये वायरस से जनित रोग है, वायरस से होने वाला एक तरह से रोग है। इसको डेंगू बुखार भी बोल देते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि ये जो मच्छरों का काफ़ी इसमें रोल रहता है इस रोग को फैलाने के लिए, तो इसको डेंगू बुखार भी इसको बोल देते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो डिजीज़ है इसके अगर गाय भैंस में हो जाती है तो अपन कैसे पहचानें, पशुपालक फर्स्ट तौर पे इसको कैसे पहचानें कि ये डिजीज़ हो चुकी है, या तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाएं अगर ज़्यादा समस्या आती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों की। लक्षणों में दोस्तों सबसे पहले क्या होगा कि जो गाय या भैंस है उसको 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको बुखार हो जाता है इस कंडीशन में। और इसमें बुखार के साथ साथ क्या है कि मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, जिससे क्या है कि जो गाय है या भैंस है वो चलने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसको जो टीडीएस हो चुका है, इफिमेरल जो फीवर हो चुका है, तो इसमें क्या है कि मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है, जिससे क्या है कि जानवर को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और दूसरा इसमें ये रहता है कि इसमें अगर गाय भैंस के आज तो उसके एक पैर में दर्द है, कल दूसरे में हो जाएगा, और धीरे-धीरे ये जो पेन है इसका धीरे-धीरे क्या है कि अलग-अलग पैरों में ट्रांसफ़र होता रहता है। कभी आगे वाले पैर से वो लंगड़ाने लग जाएगी, कभी पीछे वाले पैर से। और कभी-कभी क्या है कि अपन इसको जो लंगड़ा बुखार है बीक्यू ब्लैक क्वार्टर के साथ इसको अपने थोड़ा मैच कर लेते हैं भी, कहीं ये बीक्यू या ब्लैक क्वार्टर तो नहीं है। तो दोस्तों ब्लैक वाटर में क्या होता है कि वो एक ही पैर पे होगा और वहाँ पे स्वेलिंग आएगी बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है कि स्वेलिंग नहीं आती है और ये एक पैर पे नहीं होता है, अलग-अलग पैरों में बार-बार ये जो पेन है, जो दर्द है, ये अलग-अलग पैरों में होता रहता है। तो बीक्यू और इसमें यही डिफ़रेंस है एक सबसे बड़ा, कि एक तो जहाँ पे बीक्यू होता है वहाँ पे उस पैर पे स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी सारी सूजन आती है, दबाने पे चर-चर की आवाज़ आती है और एक पैर से ही लँगड़ाता है। इसमें क्या है कि जो एक पैर का दर्द है, एक हाँ, एक दूसरे पैर में ट्रांसफ़र होता रहता है। कभी आगे वाले पैर से लंगड़ाने लग गया, कभी पीछे वाले पैर से लंगड़ाने लग गया। इसमें क्या है कि मांसपेशियों में क्या है कि बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है, जिस वजह से इसमें रहता है। दूसरे जो दोस्तों सामान्य लक्षण तो इसमें रहते ही हैं, जैसे अगर दुधारू एनिमल है तो वो दूध कम कर जाएगा, जुगाली कम कर जाएगा। तो ये समस्याएँ क्या है कि जानवर को आती है, उसको उठने-बैठने में परेशानी हो जाएगी। अगर जानवर बैठ भी गया, तो वो उठना नहीं चाहेगा या बार-बार अपने पैरों को लंबा करेगा, सीधा करेगा। नाक से भी इसमें डिस्चार्ज आने लग जाता है। और मेन जो दोस्तों इसमें जो 2 ही सबसे बड़े लक्षण हैं, इसमें एक तो बहुत ज़्यादा फ़ीवर आएगा, दूसरा क्या है कि मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है। अकड़न के कारण क्या है कि वो चलने में उसको पेन होता है। जानवर जो चलना नहीं चाहता है, एक जगह खड़ा रहना चाहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे इस वीडियो को देख रहे थे, ये जो दोनों गायें हैं इनको टीडीएस है। तो दोस्तों ये इसके जो मेन ये लक्षण हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस जो वायरस है, टीडीएस हो गया है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है? दोस्तों जो इपिमेरल जो फीवर है, ये वायरस जनित रोग है और इस वायरस का प्रकोप 3 दिन रहता है। 3 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। अगर किसी गाय भैंस को सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है किसी प्रकार का, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाता है। और इसमें अगर कभी-कभार ज़्यादा दिक्कत आती है तो अपने को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय जो अपन ट्रीटमेंट देना है, अपने को क्या देना चाहिए, और ये ट्रीटमेंट है आपने जो आपके पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उनकी देख-रेख में ही लेना है। तो उस समय अपने को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो उस समय सबसे पहले तो क्या है कि एंटीबायोटिक का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है। एंटीबायोटिक अपन इस वजह से देते हैं कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। सबसे ज़्यादा जो रोल है पेन किलर का, दर्द निवारक जो इंजेक्शन है, उनका सबसे ज़्यादा रोल है। और दूसरा क्या है कि उसको जो मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, एंटी एलर्जिक भी इसके साथ में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक क्यों दें? एंटीबायोटिक अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने मॉक्सल है, मॉक्सल अपन यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शन। डीसीआर भी अपन इसमें, अगर मॉक्सल अवेलेबल नहीं है तो अपन डीसीआर यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अगर जो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, दुधारू एनिमल नहीं है, तो उसमें क्या है कि अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज़ कर सकते हैं। और
दूसरा क्या है कि इसमें पेन किलर की जहाँ पे बात आती है, इस दर्द और सूजन और फीवर को कम करने के लिए जो एंटीपायरेटिक इंजेक्शन है, एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, तो उसमें अपन क्या दें? इसमें क्या है कि सबसे जो बेस्ट जो इंजेक्शन है वो है आर्टिजोन एस। अपन दर्द और बुखार को कम करने के लिए आर्टिजोन एस इंजेक्शन है वो भी अपन लगा सकते हैं। कीटोप्रोफेन इंजेक्शन आता है दोस्तों, अगर वो नहीं मिलता है तो अपने कीटोप्रोफेन लगा सकते हैं। अगर अपने पास मैग्लूडाइन इंजेक्शन आता है, जैसे फिनाडाइन, मैग्लूडाइन, मैग्लूलास्ट इस नाम से इंजेक्शन आते हैं, तो फ्लुक्सीवेट नाम से आते हैं, तो वो अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। और साथ में क्या है कि अपने मल्टीविटामिन देना है। मल्टीविटामिन अगर ज़्यादा फीवर हो तो अपने थोड़ा उसको कम डोज में ले लेना है। और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, वहाँ पे अपन CPM है, क्लोरफेनिलमाइन मेलिट, अपने 10 ml देना है। दोस्तों ये तो हुआ इसका ट्रीटमेंट। अपने ये ट्रीटमेंट इस तरह से अपन कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, एंटीपायरेटिक अपने जो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये इंजेक्शन अपन ये दे सकते हैं। साथ में बी कॉम्प्लेक्स भी अपन ये इंजेक्शन दे सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि अपने फील्ड में अगर काम करते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या क्या आती है कि कभी-कभी ये जो होता तो उसको एपिमेरल फीवर है, पर वो बहुत गंभीर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जानवर की मौत होने के भी चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए क्या है कि अपने को इस डिजीज़ के बारे में पूरा जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने इस जो डिजीज़ की पहचान कर सकें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसके अंदर स्टेरॉइड अपने बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप स्टेरॉइड दे रहे हो, जो प्रैक्टिशनर भाई हैं वो अगर स्टेरॉइड अगर दे रहे हैं, तो स्टेरॉइड से क्या है कि अगर TDS में अगर आप स्टेरॉइड दे रहे हो, एपिमेरल फीवर में आप दे रहे हो, तो उससे आप उस गाय भैंस को ठीक नहीं कर रहे हो, उसको मौत की मुँह के पास लेके जा रहे हो। इसका कारण है कि जो एपिमेरल जो फीवर है, ये वायरस जनित रोग है। ये क्या है कि गाय के, जानवर के खुद के इम्यून सिस्टम से ठीक होने वाला ये रोग है। और जैसे ही आप क्या स्टेरॉइड दोगे तो स्टेरॉइड से क्या होगा कि वो उसका इम्यूनिटी डाउन करेगा, जिससे क्या है कि जो जानवर है इस वायरस की जो जकड़ में आ जाएगा ज़्यादा, और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे क्या है कि गाय भैंस की मौत भी हो सकती है। कभी-कभी इसमें क्या होता है कि एपिमेरल जो फीवर है ठीक तो हो जाता है, फिर जानवर ऑफ फीड या ऐसी कुछ समस्याएँ आ जाती है। इसमें हाइपोकैल्सीमिया की भी एक समस्या आ जाती है, जिसमें क्या है कभी-कभी अपन को CBG देने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और वैसे क्या है कि दोस्तों एपिमेरल जो फीवर है वो 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। जो गाय या भैंस है उसकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत आप पशु चिकित्सक से आप संपर्क करें, उनसे इसका ट्रीटमेंट लें, ताकि जो जानवर है वो जल्दी ठीक हों और उनमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन न बने। आप एक पशु चिकित्सक की देखरेख में ही इस ट्रीटमेंट का उपयोग करें। ऐसे नहीं कि आप पशुपालक हैं, आपने खुद ही घर पे लक्षण देखे और आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो, नहीं। आप पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, उनकी देखरेख में ही इस जो ट्रीटमेंट को उपयोग में लेना है, और साथ में उनके परामर्श के अनुसार आपने ट्रीटमेंट लेना है। धन्यवाद।